नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासत अपने चरम पर है। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। हालांकि अभी तक न तो चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हुआ, न अभी कोई शेड्यूल। लेकिन पार्टी जो है इन 10 सीटों को लेकर अभी से अपनी कमर कसती हुई दिखाई दे रही है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर उत्तर प्रदेश का ये उपचुनाव इतना जरूरी क्यों हो गया है सभी राजनीतिक पार्टियों को जीतने के लिए, और साथ ही ये भी बताऊंगा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की मीरापुर सीट पर किस राजनीतिक दल ने किसको उतारने का प्लान तैयार किया है। दरअसल आज इस रिपोर्ट में हम समझेंगे कि आखिर इन 10 सीटों को लेकर सियासत की जो खबर है वो क्या कहती है। तो शुरुआत करते हैं इन 10 सीटों को लेकर समाजवादी पार्टी के क्या कुछ रणनीति यहां इस बार बनती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल अखिलेश यादव खुद उपचुनाव की विधानसभा वार तारीखों को लेकर अभी इंतजार कर रहे हैं और तैयारियां परख रहे हैं। सभी फ्रंटल संगठन भी 10 सीटों पर लगा दिए गए हैं। साथ ही संभावित उम्मीदवारों के चयन के लिए भी सुझाव मांगने शुरू हो गए हैं। लोकसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद समाजवादी पार्टी ने अपनी पूरी नजरें 10 सीटों पर लगाई है और चुनाव का अभी तक कोई कार्यक्रम हालांकि नहीं आया, न तारीख है। लेकिन सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को मिशन 10 के लिए पूरे दम से लगने को कह दिया है। कोर संगठन के साथ ही फ्रंटल संगठनों को भी यहां लगाया गया है। अखिलेश यादव खुद उपचुनाव वाली सीटों की विधानसभावार समीक्षा कर रहे हैं। पार्टी की कोशिश उपचुनाव में अधिक से अधिक सीटें जीतकर लोकसभा में मिले मोमेंटम को बरकरार रखने की है। यूपी की जिन 10 सीटों पर चुनाव होने हैं इनमें गाजियाबाद, मीरापुर, मंझवा, खैर, कुंद्रकी, करहल, कटेरी, मिल्कीपुर और फूलपुर विधानसभा विधायकों के सांसद बनने के चलते खाली हुई है। वहीं कानपुर की सीसामऊ सीट सपा विधायक हाजी इरफान सोलंकी की सजायाफ्ता होने के चलते रिक्त घोषित की गई है। 10 सीटों में से 5 सीटों पर सभी जो सीटें हैं 5 उनमें सपा काबिज थी पहले ही, जबकि 5 अभी एनडीए के पास थी। सपा का जोर एनडीए की सीटों को भी अपने पाले में करने पर है। लोकसभा चुनाव के साथ हुए विधानसभा उपचुनाव में सपा को इनमें सफलता भी मिली थी जब उसने एनडीए के कोटे की दुद्दी सीट पर कब्जा जमाया था। अब समाजवादी पार्टी की ये तैयारी यहाँ पर इसलिए भी ज़्यादा खास हो जाती है क्योंकि 2027 का जो विधानसभा चुनाव है उसी का ये सेमीफाइनल बताया जा रहा है उपचुनाव। और अगर इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर जीत दर्ज करने में वो कामयाब हुई तो 2027 के लिए भी रहा आसान। लेकिन जो दूसरे राजनीतिक दल है समाजवादी पार्टी से अलग, राष्ट्रीय लोकदल की बात कर ले, बीजेपी की बात कर ले, वो भी अपनी पूरी तैयारियों के साथ है। बीएसपी भी अपनी तैयारियां यहां पर अब शुरुआत कर चुकी है। लेकिन बीएसपी से ज़्यादा जोर इन सीटों पर चंद्रशेखर आज़ाद एएसपी जो है वो यहां पर लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन सीटों पर जो 10 सीटें हैं ये चंद्रशेखर ने भी कह दिया कि आप उपचुनाव में वो अपनी इन 10 सीटों पर यहां अपने प्रत्याशी उतारेंगे। और जिस तरह से मैंने बताया कि आपको मीरापुर की सीट पर खास नजर आज इस रिपोर्ट में हम रखने जा रहे हैं। दरअसल मीरापुर पर तो अभी तक लगभग नाम फाइनल भी हो चुके हैं, जिनमें समाजवादी पार्टी से कादिर राणा का नाम सबसे आगे चर्चाओं में है। वहीं राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से नवाजिश आलम का नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। और वहीं चंद्रशेखर आजाद एएसपी की ओर से यहां पर उनके भतीजे कादिर राणा के भतीजे जो है शाहनवाज राणा का नाम चर्चाओं में है। खुद तैयारी कर रहे हैं, खूब जो है यहाँ पर वो जनता के बीच जा रहे हैं। तो इसीलिए अभी भले ही तारीखों का ऐलान नहीं हुआ हो, यहाँ पर प्रत्याशी जो है लगभग सामने दिखाई दे रहे हैं कि कौन कौन चुनावी मैदान में यहाँ आने जा रहा है। सबसे बड़ा जो सेमीफाइनल उत्तर प्रदेश का इन 10 सीटों को लेकर कहा इसलिए भी जा रहा है क्योंकि यहाँ सीएम योगी आदित्यनाथ की भी साख पर सवाल है। सीएम योगी आदित्यनाथ यहां इन 10 सीटों को जीतना इसलिए भी चाहते हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव में यहां काफी बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ है और वो इस उपचुनाव को विधानसभा चुनाव के लिए एक संकेत के तौर पर देखना चाहते हैं।
जिसके लिए यहाँ जो तमाम सीटें हैं गठबंधन में किसको कितनी सीटें जाएगी ये फॉर्मूला भी तय होता दिखाई दे रहा है। क्योंकि अभी तक जो जानकारी है, सियासत जो जिस तरह से खबरें सियासत को लेकर सामने आ रही है वो यही है कि राष्ट्रीय लोकदल और यहाँ बीजेपी के बीच में एक सीट पर तालमेल जो है राष्ट्रीय लोकदल के साथ अभी बनता हुआ आज की समय में दिखाई दे रहा है। हालांकि खैर की सीट को लेकर भी राष्ट्रीय लोकदल कवायद कर रही है कि उनको ये सीट मिल जाए, लेकिन बीजेपी की ये जो सीट है वो 2022 में बीजेपी ने इस सीट को जीत यहाँ इस सीट पर दर्ज की थी, इसीलिए उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी अपनी इस सीट को क्यों छोड़ेगी। तो उम्मीद यह है कि राष्ट्रीय लोकदल जो है एक सीट पर इस उपचुनाव में मीरापुर पर चुनाव लड़ने जा रही है। तो यहाँ उन्होंने नवाजिश आलम का नाम अभी तक सुर्खियों में बना हुआ है और उन्हीं का नाम माना जा रहा है कि वो चुनाव लड़ेंगे। तो समाजवादी पार्टी से कादिर राणा को लेकर जो 2 दिन पहले बैठक हुई, उस बैठक में लखनऊ में ये तय हो गया कि कादिर राणा चुनाव लड़ेंगे और शाहनवाज राणा उनके भतीजे वो कई दिनों से लगातार अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हालांकि ये भी चर्चा है कि शाहनवाज राणा जो है वो कादिर राणा के सामने चुनाव से पीछे हट सकते हैं, लेकिन अभी तक जिस तरह की तैयारी वहां देखी जा रही है तो वो पीछे हटने को भी तैयार नहीं है। तो अब जो जैसे हमने कहा कि अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन यहां पर जो अपनी पूरी ताकत है वो तमाम राजनीतिक दलों ने लगा दी। लेकिन मायावती की अगर मैं बात करूं तो मायावती की तरफ से अभी तक किसी भी नाम को लेकर चर्चा सामने नहीं आ रही है। लोकसभा चुनाव में मायावती को बड़ा भारी नुकसान हुआ और जो 5 सीटें यहां पर इंडिया गठबंधन के पास थी पिछली बार और 5 सीटें यहां एनडीए के पास थी, तो यहां समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में आए परिणामों के बाद खुद के लिए ज्यादा उम्मीद इसलिए कर रही है कि लोकसभा चुनाव में उनके पक्ष में माहौल रहा। अगर यही माहौल उपचुनाव में रहा तो विधानसभा चुनाव में उनके लिए जीतना आसान हो सकता है। और दूसरी जो बड़ी बात है वो यहां पर बीजेपी के बीच अंदर खाने कलह चल रही है, तो उसका सीधा फायदा भी यहां इंडिया गठबंधन लेने के लिए लगा हुआ है कि इसका फायदा मिले। लेकिन मीरापुर में जिस तरह से 2,30,000 से ज्यादा वोटर और उसमें 1,30,000 के आसपास यहां पर मुस्लिम वोटर है और उनमें अब इस सीट पर 3 जो प्रत्याशी अभी तक सामने आ रहे हैं, तीनों के तीनों प्रत्याशी जो है मुस्लिम कैंडिडेट, और अगर बीएसपी भी यहां प्रत्याशी उतारती है तो जाहिर है कि वो भी मुस्लिम प्रत्याशी यहां पर चुनावी मैदान में उतारेगी। तो जो सबसे बड़ी बात है इस सीट को लेकर कि यहां पर जो वोट बैंक है मुस्लिमों का वो काफी बंटने जा रहा है। लेकिन बीजेपी और राष्ट्रीय लोकदल की ये जो सीट है, इस इलाके में मैंने काफी लोगों से बातचीत की तो यहां ये समझ आया कि इस बार यहां पर जो मुस्लिम है वो अगर एक तरफा चलाया जाता है तो उसका बड़ा असर होगा और वही जीत दर्ज कर लेगा। लेकिन यहां अगर मुस्लिम प्रत्याशी राष्ट्रीय लोकदल के पास भी अगर मुस्लिम प्रत्याशी के पक्ष में यहां का वोटर चला गया तो मान लीजिए कि यहां पर काफी हद तक राष्ट्रीय लोकदल फिर मजबूत स्थिति में हो सकती है। तो ये जो सियासी जगत में अभी खबर चल रही है, ये खबर जो है वो अब इसी तरह से समीकरण, जातीय समीकरण के हिसाब से देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जहां अब सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्र में चल रही राजनीति, बीजेपी के बीच जो अंदरूनी कलह है उसको भी खत्म करने के लिए बताया जा रहा है कि बहुत जल्द जो है एक बड़ी बैठक यहां प्रधानमंत्री मोदी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की हो सकती है। यहां पर अमित शाह के साथ भी मुलाकात होनी है और आरएसएस प्रमुख के साथ भी मुलाकात यहां होनी है। अब जो हिंदुत्व का मुद्दा है वो यहां पर भारतीय जनता पार्टी उठा सकती है, जिसकी झलक हमने कावड़ मार्ग पर नेम प्लेट को लेकर सरकार के आदेश में देख लिया। इस उपचुनाव में सीधे तौर पर सियासी जंग अब देखी जाएगी और इस सियासी जंग में इस सियासी जीत किसको मिलेगी, इस सियासी अखाड़े में किसको जो है यहां पर कामयाबी मिलती है तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन जिन 10 सीटों पर अब, जिसमें से 5 सीटें पहले एनडीए के पास और 5 इंडिया के पास थी, इनमें से ज्यादा सीटें किसके पास आएगी और कौन सा दल जो है किस राजनीति को, किस माहौल को जो है अपने पक्ष में भुना पाएगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल अभी जो सियासत इन सीटों पर चल रही है वो आपके सामने मैंने बताई, लेकिन फिलहाल मेरे साथ इस खास रिपोर्ट में इतना ही। आगे जो जानकारी आएगी वो आपके सामने साझा करेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।